दिन भर की नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। फिर जहरीली हुई दिल्ली की हवा, AQI लेवल बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंचा। आनंद विहार का AQI लेवल 400 के पार। राष्ट्रपति मलावी दौरे के अंतिम दिन श्री राधा कृष्ण मंदिर में की पूजा अर्चना। 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा आज होगी संपन्न। मैक्सिको में वित्त मंत्री ने भारत मैक्सिको व्यापार और निवेश शिखर सम्मेलन में की शिरकत। दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर दिया जोर। पुतिन ने कहा यूक्रेन में स्थायी शांति चाहता है रूस। युद्ध विराम को लेकर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की गई पहल की सराहना की। और बारिश के कारण रुका चौथे दिन का खेल। सरफराज और ऋषभ पंत की शतक की साझेदारी रोमांचक मोड़ पर पहुंचा बेंगलुरु टेस्ट। और प्रमुख सुर्खियों के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। बुलेटिन की शुरुआत दिल्ली की खबर के साथ करेंगे, जहां आपको बता दें कि दिल्ली में अब एक बार फिर से धुंध की चादर नजर आने लगी है। आज सुबह से ही दिल्ली और उससे सटे हुए NCR के शहरों का यही हाल रहा। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां राजधानी की हवा अब धीरे धीरे शरीर में जहर घोलने लगी है। लोगों को आंखों में जलन, गले में खराश जैसी तमाम समस्या होने लगी हैं। आज दिल्ली में AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। सुबह सुबह इंडिया गेट और आसपास के इलाकों में कोहरे की परत छाई हुई है। यहां AQI 251 पर पहुंचा, तो वहीं आनंद विहार में AQI 400 के पार दर्ज किया गया। बात करें अक्षरधाम क्षेत्र की, तो वहां AQI 334 पर पहुंच गया है। इसके साथ ही दिल्ली एम्स एरिया के पास भी धुंध की परत नजर आई। यहां AQI 253 पहुंचा। बढ़ते प्रदूषण को लेकर लोगों का कहना है कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ और आंखों में जलन की समस्या हो रही है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं अब यमुना की। दरअसल दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ने से स्थिति चिंताजनक बन चुकी है, तो वहीं यमुना नदी भी प्रदूषण की चपेट में आ गई है। कालिंदी कुंज में पानी में सिर्फ सफेद झाग ही नजर आ रहा है, जो नदी की गंभीर हालत को दर्शाता है। आगामी छठ से पहले यमुना नदी पर सफेद जहरीले झाग की इस चादर ने छठ व्रतियों की चिंता बढ़ा दी है। इस वक्त दिल्ली की हवा से लेकर पानी तक में जहर घुल चुका है। AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स, या हिंदी में कहें तो वायु गुणवत्ता सूचकांक। दरअसल ये एक ऐसा नंबर होता है जिससे हवा की गुणवत्ता का हम पता लगा सकते हैं। आइए आपको बताते हैं कि वायु गुणवत्ता को कैसे मापा जाता है। अगर किसी क्षेत्र का AQI 0 से 50 के बीच है तो AQI अच्छा माना जाता है। 51 से 100 AQI होने पर संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम माना जाता है। और अगर किसी जगह का AQI 201 से 300 के बीच है तो उस क्षेत्र का AQI खराब माना जाता है। अगर AQI 301 से 400 के बीच हो तो बहुत खराब, और 401 से 500 के बीच AQI होने पर गंभीर श्रेणी में माना जाता है। वहीं दिल्ली मेट्रो ने त्योहारी सीजन और दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए अतिरिक्त ट्रेन चलाने की भी घोषणा की है। साथ ही भीड़ भाड़ और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए लोगों को सार्वजनिक परिवहन चुनने की अपील की है। दिल्ली मेट्रो ने कहा कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान GRAP के हिस्से के रूप में जब भी स्टेज 2 लागू होगा, DMRC सभी लाइनों पर सोमवार से शुक्रवार तक प्रतिदिन 40 अतिरिक्त मेट्रो ट्रिप शुरू करेगा। तो वहीं अगर ग्रैप स्टेज 3 या उससे ज्यादा लागू होता है तो 60 अतिरिक्त ट्रिप प्रतिदिन चलाई जाएंगी। दिल्ली मेट्रो ने निर्देश जारी करते हुए यह भी कहा कि त्योहारी सीजन में अक्सर ट्रैफिक बढ़ जाता है, जिससे सड़कों पर भीड़ भाड़ बढ़ जाती है और यात्रा का समय बढ़ जाता है। सार्वजनिक परिवहन का विकल्प चुनकर लोग सड़कों पर वाहनों की संख्या कम करने, भीड़ भाड़ कम करने और सभी के लिए यात्रा को आसान बनाने में मदद कर सकते हैं। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला दिल्ली सरकार को लेकर सीधा निशाना उन्होंने साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने यमुना नदी की सफाई का सारा पैसा विज्ञापनों पर खर्च कर दिया है।
यमुना जी का पानी है ये यमुना जी का पानी ये पॉइजन बन चुका है। 2025 तक मैं साफ कर दूंगा यमुना जी को, ये दावा अरविंद केजरीवाल ने किया था, आम आदमी पार्टी ने किया था। पहले 2020 का बोला था, अब 2025 का। और अब छठ पूजा से पहले अगर ये स्थिति है यमुना जी की, सोचिए अगर हमारे देश की और हमारे दिल्ली की महिलाएं यहाँ पर छठ पूजा पे आएंगी तो उनको कितनी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। ये यमुना नदी इसलिए पोल्यूटेड हुई है क्योंकि जो 6,500-7 हजार करोड़ रुपए दिए गए थे यमुना की सफाई के लिए, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने उसको विज्ञापन पर लगा दिया, अपने ऊपर खर्च कर दिए सारे पैसे। आज मेरा केवल एक ही दावा है, एक ही चुनौती है कि अरविंद केजरीवाल, अभी यहाँ पे सारी देश की मीडिया खड़ी है, आ जाए अरविंद केजरीवाल, आतिशी जी, सारे उनके नेतागण, गोपाल राय जी, और बताए कि 2025 में ये डुबकी लगाने लायक है या नहीं है। क्योंकि उन्होंने कहा था 25 में मैं डुबकी लगाऊंगा और नहीं लगा पाया तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, चुनाव नहीं उसमें पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। तो मुझे लगता है आज अरविंद केजरीवाल को अपनी बातों पर खरा उतरना चाहिए। और वहीं बीजेपी सांसद हर्ष मल्होत्रा ने यमुना नदी में प्रदूषण को लेकर आप पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने आप सरकार पर 3,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। यमुना जी में यहां पर कालिंदी कुंज में 0 ऑक्सीजन लेवल है, और 0 ऑक्सीजन लेवल का मतलब हो गया यमुना जी मृत प्राय हैं। इसमें ह्यूमन बीइंग तो छोड़िए, जो यमुना जी के अंदर मछली या जल के जीव हैं उनके लिए भी ये घातक है, उनके लिए भी ये लीथल है। मतलब अगर वो ये वाला पानी उनके अंदर जाएगा तो उनको भी बीमारी होगी, वो भी मरने के कगार पे जाएंगे। और यमुना जी में जो 18 बड़े नाले और कुल मिलाकर के 32 छोटे बड़े नाले, जिसकी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की थी, केजरीवाल सरकार की थी, जिस बात के लिए इन्होंने 3,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से इनको मिले यमुना जी की स्वच्छता के लिए, जो बड़े नाले इसमें गिरते हैं, यमुना जी में आते हैं, उनके मुहाने पर बड़े ट्रीटमेंट प्लांट, सीटीपी प्लांट्स लगने चाहिए थे। वो 3,000 करोड़ रुपए भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े। तो आप सोचिए, इसके ऊपर आम आदमी पार्टी की सरकार ने, केजरीवाल साहब की सरकार ने एक पत्ता भी नहीं हिलाया है, और वो 3,000 करोड़ रुपए का हिसाब भी ये दे नहीं रहे हैं, क्योंकि वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है। और वहीं दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर कांग्रेस नेता अभिषेक दत्त ने भी दिल्ली सरकार से 10 सालों का हिसाब मांगा है। उन्होंने पूछा कि दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पिछले 10 सालों में गोपाल राय और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने क्या किया है। बातें घिसी बेटी बयान और वही 10 साल से चलती आ रही बहानेबाजी। गोपाल राय जी हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, मुझे ये समझ नहीं आता कि पिछले 10 साल में इन्होंने दिल्ली में एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए क्या कार्य करे हैं। 2013 में दिल्ली में एयर पोल्यूशन नहीं हुआ करता था। ऐसा क्या हो गया कि 2013 से लेकर 2024 तक दिल्ली के अंदर गवर्नेंस भी वेरी पुअर हो गई, एडमिनिस्ट्रेशन भी वेरी पुअर हो गई, और दिल्ली का जो माहौल है स्पेशली एयर पोल्यूशन से रिलेटेड, वो भी फ्रॉम वेरी पुअर टू पैथेटिक पर पहुंच जाता है। दिल्ली के लोग सांस नहीं ले पाते, और ये लोग इस समय आएंगे, ड्रामा करेंगे कि हमने हॉटस्पॉट लगा दिए, हमने अखबार में ऐड दे दी, हमने वादे किए थे। केजरीवाल जी की पुरानी स्पीचेस को हर गली में चलाना चाहिए। किस तरीके से केजरीवाल जी कहते थे, मुझे 2 साल दो, मैं यमुना को साफ करके अंदर डुबकी मारूंगा। डुबकी तो दूर, वो यमुना के आसपास भी नहीं दिखाई दे सकते, और अब फिर से बड़ी बातें करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज राजस्थान के 1 दिवसीय दौरे पर हैं, और इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति ने राजस्थान के सीकर में शोभासरिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के रजत जयंती वार्षिक समारोह में शिरकत की। साथ ही उपराष्ट्रपति ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम की अध्यक्षता भी की है। आज हालात बहुत बेहतर हैं। तब के हालात का वर्णन नहीं करना चाहता, पर आज के हालात हैं कि कानून के सामने सबकी समानता है। पैट्रोनेज is no longer a password to contract or a job. There is rule of meritocracy. Privileged pedigree has yielded to merit. और आज का जो शासन है वो पारदर्शिता का है, उत्तरदायित्व का है। इसमें भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं है। टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अब बिहार की, जहां गया में जन स्वराज पार्टी की एक बैठक में जमकर हंगामा हुआ।
इस बैठक में पार्टी कार्यकर्ता ही आपस में भिड़ गए और तोड़फोड़ पर उतर आए। दरअसल प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की ओर से विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन को लेकर ये बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में बेलागंज विधानसभा सीट से मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देने की घोषणा पर विवाद हो गया। टिकट के दावेदारों के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। प्रशांत किशोर ने कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन वो नहीं माने। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात अब उत्तर प्रदेश के बहराइच की, जहां महाराजगंज कस्बे में दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन के समय विवाद शुरू हुआ था। वहां सड़क किनारे बने घरों को पीडब्ल्यूडी ने पहले ही नोटिस देकर उनसे जवाब मांगा था। आपको बता दें कि नोटिस दिए गए घरों में बहराइच हिंसा में आरोपी अब्दुल हमीद का घर भी शामिल है। सड़क चौड़ीकरण और तिराहे पर दुर्घटना होने के कारण रोड एंक्रोचमेंट में आ रहे मकानों को इससे पहले ही भी नोटिस दिया गया था। एक बार फिर बीते 17 अक्टूबर को नोटिस जारी कर 3 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया, जिसके बाद विभाग घर गिराने की कार्रवाई कर सकता है। ये इस समय हम महाराजगंज बाजार में खड़े हैं महासी के, जहाँ पर दंगा हुआ था। ये वही घर है जहाँ पर नोटिसें चस्पा की गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 27 घरों को जो है पीडब्ल्यूडी द्वारा नोटिस जारी की गई है। इनको कभी भी गिराया जा सकता है। 3 दिन का मात्र समय दिया गया है, जिसमें आज 1.5 दिन बीत चुके हैं। 1.5 दिन का ही समय बचा है, जिसमें कल से परसों के बीच में इसको डिमोलिश करने की पूरी कार्रवाई की संभावनाएं हैं। हर नाके को सील कर रखा गया है, सब बैरिकेडिंग कर दी गई है, फोर्स भी बढ़ा दी गई है। यहाँ पर आवागमन फिलहाल बहाल नज़र तो आता है, लेकिन उसे अभी संपूर्ण बहाली नहीं कहा जा सकता है। यहाँ पर रहने वाले जिनके घरों में नोटिसें हैं, वहाँ पर ज़्यादातर ताले लगे हुए अभी देखे जा रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ लोग हैं वो अपने घरों को या दुकानों के सामान को खाली करने में मशगूल दिखाई देते हैं। जयचंद सोनी, दूरदर्शन। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर लखनऊ में बैठक चल रही है। इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य समेत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और प्रदेश संगठन के महामंत्री धर्मपाल सिंह मौजूद हैं। वहीं बैठक में जिलों के भाजपा प्रभारी और मंत्रीगण को भी बुलाया गया। प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल, कपिल देव अग्रवाल भी बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। इस बैठक में प्रभारी मंत्रियों को सीट जुटाने की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सदस्यता अभियान 2024 के अंतर्गत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा के सक्रिय सदस्य बने। बता दें, भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में सदस्यता अभियान चला रही है। भाजपा के दूसरे चरण का सदस्यता अभियान पूरा हो चुका है। वहीं बात अब महाराष्ट्र की, जहां विधानसभा चुनाव की सीटों के बंटवारे को लेकर महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच चर्चाओं का दौर जारी है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और सीटों के बंटवारे को लेकर महायुति में मंथन जारी है। इसके लिए राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और दोनों उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार कल रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुंचे। तो वहीं दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी में सीटों के बंटवारे के लिए चर्चाओं का दौर जारी है। भले ही महाविकास अघाड़ी के नेता ये कह रहे हैं कि सीटों का बंटवारा अंतिम चरण में है, लेकिन महाविकास अघाड़ी के नेताओं में भी सीट बंटवारे को लेकर खींचतान नजर आ रही है। इसी बीच शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे ने पार्टी के नेता संजय राउत के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाते हुए कहा कि महाराष्ट्र कांग्रेस सीट बंटवारे में सक्षम नहीं है, इसलिए संभावना है कि माविया सीट आवंटन में थोड़ा वक्त लगेगा। और डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना,
कभी सास बहू की नोकझोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले की, जहां करोड़ों के भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। यहां हाईवे पर एंट्री के नाम पर हर ओवरलोड वाहन से 5-5 हजार की अवैध वसूली की जाती थी। इस मामले में एंटी करप्शन टीम ने 7 अवैध वसूली करने वाले आरोपियों को जेल भी भेज दिया है, जो पुलिस, माइनिंग और परिवहन विभाग के एजेंट बनकर हाईवे पर खड़े रहते थे। इस अवैध उगाही से राजस्व को हर महीने करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा था। दरअसल यहां हर रोज 15 से 20 लाख से ज्यादा की अवैध वसूली की जा रही थी। मामले में पुलिस अधीक्षक ने SIT गठित कर पूरे मामले में जांच के बाद वसूली गैंग पर कार्रवाई की बात कही है। पहले भी ओवरलोडिंग के खिलाफ कार्रवाई हुई है और लगातार चलती रहती है। इस प्रकार की जो शिकायत आई है उसकी गंभीरता से जांच कराई जा रही है। पार्षदों के विरुद्ध पहले भी गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई मैंने कराया है और उन्हें चिन्हित करेंगे। अगर कोई नया गैंग सक्रिय हुआ है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। जो दूसरे विभागों का नाम आ रहा है उनके लिए भी एक नई SIT बनाई जा रही है, ताकि इस पूरे प्रकरण की गहराई से हम लोग जांच कर कड़ी कार्रवाई कर सकें। वहीं मथुरा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 10 दिवसीय अखिल भारतीय कार्यकारिणी की बैठक आज से शुरू होने जा रही है और इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए सर संघ संचालक मोहन भागवत आज शाम मथुरा पहुंचेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं। इस बैठक के जरिए 25 और 26 अक्टूबर को संगठन के विस्तार समेत कई अन्य बिंदुओं पर अहम फैसले भी लिए जाने की उम्मीद है। इस बैठक का आयोजन भाजपा के प्रेरणा स्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मस्थली नगला चंद्रभान के पास परखम में किया गया है, जिसमें संघ से जुड़े 46 प्रांतों के 400 पदाधिकारी और कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। इसमें प्रांतों के प्रचारक, सह संचालक, संघ संचालक, कार्यवाहक और सह कार्यवाहक शामिल हैं। वहीं बैठक को लेकर कार्यकर्ता समेत तमाम पदाधिकारी काफी उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। वहीं 20 अक्टूबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय विज्ञान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र में स्वयंसेवक संघ का पूर्ण गणवेश योग कार्यक्रम किया जाएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पड़ोसी देशों में हिंदुओं के खिलाफ मानवाधिकारों के उल्लंघन पर वैश्विक चुप्पी को लेकर चिंता जाहिर की है। उपराष्ट्रपति ने ये बात शुक्रवार को नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्थापना दिवस समारोह पर कही। उन्होंने पीड़ित हिंदुओं पर हो रही बर्बरता, क्रूरता और यातना पर चिंता जताते हुए कहा कि देशों का ऐसे गंभीर अपराधों के प्रति बहुत अधिक सहिष्णु होना किसी भी तरह उचित नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा कि जिन शरणार्थियों को अपने और अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत आना पड़ा, उन्हें भी विरोध का सामना करना पड़ा। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा मानवाधिकारों के संरक्षक के रूप में बेहतरीन भूमिका निभाई है। उपराष्ट्रपति ने बांग्लादेश में हिंदुओं की दुर्दशा पर मानवाधिकारों के संरक्षकों की गहरी चुप्पी को सबसे अधिक निराशाजनक बताया और कहा कि वो लोग पूरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं, जो खुद को मानवाधिकारों का संरक्षक तो मानते हैं, लेकिन वो मानवाधिकारों के लिए पूरी तरह प्रतिकूल हैं। यहाँ तक कि महिलाओं और बच्चों के प्रति बर्बरता और दर्दनाक यातना के दृश्य सभी के सामने हैं। हिंदू धार्मिक स्थलों को भी अपवित्र और खंडित किया जा रहा है। कई देशों में हिंदुओं की जनसंख्या हाशिए पर आने को लेकर भी उन्होंने चिंता जताई और कहा कि इतिहास गवाह है कि इस विषय को अनदेखा करने पर कई राष्ट्रों ने अपनी पहचान तक को खो दिया। भारत की भूमिका को मानवाधिकारों के प्रति बेजोड़ बताते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया भर में जब अल्पसंख्यकों
और समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों के संरक्षण की बात आती है तो भारत अग्रणी भूमिका निभाता है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि देश के अंदर और बाहर ऐसी खतरनाक ताकतें हैं जो भारत को कलंकित करना चाहती हैं। उन्होंने ऐसे प्रयासों को बेअसर करने के लिए प्रतिघात करने का आह्वान किया। साथ ही धनखड़ ने कहा कि किसी भी देश को भारत को मानवाधिकारों पर उपदेश या व्याख्यान देने की आवश्यकता नहीं है। दरअसल साल 1951 में वर्तमान बांग्लादेश वाले क्षेत्र में 76% मुस्लिम थे और 22% हिंदू थे, जबकि 1974 तक हिंदू आबादी 10% कम हो गई और मुस्लिम आबादी 10% बढ़ गई। जबकि साल 2022 में बांग्लादेश में मुस्लिम जनसंख्या 91% हो गई और हिंदू जनसंख्या घटकर 7.9% ही रह गई। हिंदू अमेरिकन संस्था की रिपोर्ट के मुताबिक साल 1964 और 2013 के बीच 1 करोड़ से ज्यादा हिंदू धार्मिक उत्पीड़न के कारण बांग्लादेश से भागे। इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि लगभग 2 लाख से ज्यादा हिंदू हर साल बांग्लादेश छोड़ रहे हैं। तो वहीं DW की एक रिपोर्ट के अनुसार 2000 से 2010 के बीच बांग्लादेश की आबादी से 10 लाख हिंदू गायब हो गए, जिनका जिक्र कहीं नहीं किया गया। रिलीजियस रेडिकल्स एंड सिक्योरिटी इन साउथ एशिया के मुताबिक साल 1964 से 1971 के बीच 17 लाख हिंदुओं ने बांग्लादेश छोड़ा और साल 1971 से 1999 के बीच 36 लाख हिंदुओं ने बांग्लादेश छोड़ा। वहीं बात करें बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों की स्थिति की तो साल 2022 में हिंदू अल्पसंख्यक संगठनों ने दावा किया कि देश भर में लगभग 300 से ज्यादा मंदिरों पर हमले हुए, लेकिन बांग्लादेश में इस साल तख्तापलट के बाद हिंदू मंदिरों और अल्पसंख्यक हिंदू समुदायों पर बड़े पैमाने पर हमले हुए। मंदिरों पर बड़ी संख्या में हमले दर्ज किए गए और पूजा स्थलों और घरों को भी निशाना बनाया गया, जिनमें आगजनी, लूटपाट और मूर्तियों को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं शामिल थीं। 5 अगस्त से 20 अगस्त तक मात्र 15 दिनों में 912 से अधिक हमले और लूटपाट की घटनाएं रिपोर्ट की गई। इनके अलावा इस्कॉन मंदिरों पर विशेष रूप से हिंसक हमले हुए, तोड़फोड़ और लूटपाट की गई। बांग्लादेश में गरीबी को लेकर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के गरीबी और ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव की तरफ से संयुक्त रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में जारी आंकड़े बांग्लादेश में गरीबी की एक गंभीर तस्वीर पेश कर रहे हैं। नए आंकड़ों के अनुसार बांग्लादेश में लगभग 4.17 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं, जिनमें से 6.5% आबादी गरीबी की गंभीर परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। इस रिपोर्ट को वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 संघर्ष के बीच गरीबी शीर्षक के नाम से जारी किया गया। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि बांग्लादेश के लोगों का खराब जीवन स्तर, शिक्षा और स्वास्थ्य कारक गरीबी दर के लिए जिम्मेदार है। करीमगंज जिले में अवैध घुसपैठियों को रोकने के मामले में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने असम पुलिस की सराहना की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी साझा करते हुए लिखा, करीमगंज जिले में बांग्लादेश के एक अवैध घुसपैठिए मोहम्मद आरिफ को पकड़ा गया था और असम पुलिस द्वारा सीमा पार भेज दिया गया। हमारे कर्मी पूरी तरह से इंडो बांग्लादेश सीमा में इस तरह के घुसपैठ प्रयासों को विफल करने के लिए पूरी तरह से सतर्क हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार में खनन और परिवहन विभाग का जिम्मा संभालने वाले पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की लखनऊ स्थित 4 बेनामी संपत्तियों को आयकर विभाग जब्त करेगा। आयकर विभाग की बेनामी संपत्ति निषेध इकाई कार्रवाई करेगी। विभाग की बेनामी संपत्ति निषेध इकाई ने इन संपत्तियों की खरीद फरोख्त पर रोक लगाने का गोपनीय पत्र भेजा। जांच में साफ हो चुका है कि ये संपत्तियां गायत्री ने खनन घोटाले की काली कमाई से अपने कुछ करीबियों के नाम पर खरीदी थीं। ये संपत्तियां 2018 और 2019 में गायत्री के जेल में रहने के दौरान उनके करीबियों के नाम पर खरीदी गई थी। गायत्री प्रजापति की ये संपत्तियां गोमती नगर के खरगापुर, मोहनलालगंज और आशियाना इलाके में स्थित हैं।
इनकी वर्तमान बाजार कीमत 10 करोड़ रुपए से अधिक है। वहीं उत्तर प्रदेश के मऊ में घोसी लोकसभा संसदीय क्षेत्र में सपा सांसद राजीव राय पर डॉक्टर से दुर्व्यवहार करने का मामला सामने आया है। जिला चिकित्सालय के डॉक्टर से दुर्व्यवहार करने और सरकारी काम में बाधा समेत अन्य धाराओं में सपा सांसद पर केस दर्ज किया गया। ये मुकदमा थाना सरायल खसी में दर्ज हुआ है। तहरीर देने वाले डॉक्टर सौरभ त्रिपाठी ने तहरीर में बताया कि घोसी सांसद राजीव राय 10 से 15 लोगों के साथ उनके चैम्बर में आए और उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी की। इस संबंध में सीओ सिटी अंजनी कुमार पांडे ने बताया कि जिला चिकित्सालय के डॉक्टर की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। थाना सराय लखनसी जनपद मऊ में मुकदमा दर्ज करने हेतु एक तहरीर डॉक्टर सौरभ त्रिपाठी जो जिला चिकित्सालय में नियुक्त हैं उनके द्वारा दिया गया है। इसमें उन्होंने कतिपय तथ्यों का उल्लेख किया है, जिसमें माननीय सांसद एवं उनके साथ 10 से 15 लोगों के द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार, अभद्र भाषा का प्रयोग, मान अपमान करना एवं सरकारी कार्य में बाधा डालने जैसे अन्य भी तथ्य जो है कि उल्लिखित हैं, जिनके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। और वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी 3 देशों की यात्रा के अंतिम पड़ाव में मलावी के दौरे पर हैं और अपनी यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति श्री राधा कृष्ण मंदिर में पूजा अर्चना उन्होंने की। इसके बाद राष्ट्रपति का मलावी झील में नाव की सवारी करने का भी कार्यक्रम है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति आज अपनी 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा संपन्न कर स्वदेश के लिए रवाना होंगी। तो राष्ट्रपति के मलावी दौरे का आज अंतिम दिन है और आज उन्होंने राधा कृष्ण मंदिर में पूजा अर्चना की और उस दौरान की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा के बाद अब आज वो स्वदेश वापसी करेंगी और फिलहाल ये तस्वीरें आपको वहां की दिखा रहे हैं। और खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज़ पर यूं ही लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।
सिद्धेरपि प्रथा। एतत् शास्त्रीयभाषा ज्ञानं च केवलं शिक्षाक्षेत्राय सीमितं न भविष्यति, सर्वक्षेत्रेषु सीमितं भवति। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की डीडी न्यूज पर। साइबर वर्ल्ड में कितने सुरक्षित हैं आप? ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग, वायरस अटैक से कैसे बच सकते हैं आप? टेक्नोलॉजी के साथ सेफ रहने का भी है चैलेंज। आपको सावधान करने के लिए ला रहे हैं कार्यक्रम साइबर अलर्ट, हर शनिवार रात 9 बजे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। फिर जहरीली हुई दिल्ली की हवा, AQI लेवल बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंचा। आनंद विहार का AQI लेवल 400 के पार। राष्ट्रपति मलावी दौरे के अंतिम दिन श्री राधा कृष्ण मंदिर में की पूजा अर्चना। 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा आज होगी संपन्न। मैक्सिको में वित्त मंत्री ने भारत मैक्सिको व्यापार और निवेश शिखर सम्मेलन में की शिरकत। दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर दिया जोर। पुतिन ने कहा यूक्रेन में स्थायी शांति चाहता है रूस। युद्ध विराम को लेकर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की गई पहल की सराहना की। और बारिश के कारण रुका चौथे दिन का खेल। सरफराज और ऋषभ पंत की शतकीय साझेदारी रोमांचक मोड़ पर पहुंचा बेंगलुरु टेस्ट। और प्रमुख सुर्खियों के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। बुलेटिन की शुरुआत दिल्ली की खबर के साथ करेंगे, जहां आपको बता दें कि दिल्ली में अब एक बार फिर से धुंध की चादर नजर आने लगी है। आज सुबह से ही दिल्ली और उससे सटे हुए NCR के शहरों का यही हाल रहा। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां राजधानी की हवा अब धीरे धीरे शरीर में जहर घोलने लगी है। लोगों को आंखों में जलन, गले में खराश जैसी तमाम समस्या होने लगी हैं। आज दिल्ली में AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। सुबह सुबह इंडिया गेट और आसपास के इलाकों में कोहरे की परत छाई हुई है। यहाँ AQI 251 पर पहुंचा, तो वहीं आनंद विहार में AQI 400 के पार दर्ज किया गया। बात करें अक्षरधाम क्षेत्र की, तो वहां AQI 334 पर पहुंच गया है। इसके साथ ही दिल्ली एम्स एरिया के पास भी धुंध की परत नजर आई। यहाँ AQI 253 पहुंचा। बढ़ते प्रदूषण को लेकर लोगों का कहना है कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ और आंखों में जलन की समस्या हो रही है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं अब यमुना की। दरअसल दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ने से स्थिति चिंताजनक बन चुकी है, तो वहीं यमुना नदी भी प्रदूषण की चपेट में आ गई है। कालिंदी कुंज में पानी में सिर्फ सफेद झाग ही नजर आ रहा है, जो नदी की गंभीर हालत को दर्शाता है। आगामी छठ से पहले यमुना नदी पर सफेद जहरीले झाग की इस चादर ने छठ व्रतियों की चिंता बढ़ा दी है। इस वक्त दिल्ली की हवा से लेकर पानी तक में जहर घुल चुका है। AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स या हिंदी में कहें तो वायु गुणवत्ता सूचकांक
दरअसल ये एक ऐसा नंबर होता है जिससे हवा की गुणवत्ता का हम पता लगा सकते हैं। आइए आपको बताते हैं कि वायु गुणवत्ता को कैसे मापा जाता है। अगर किसी क्षेत्र का AQI 0 से 50 के बीच है तो AQI अच्छा माना जाता है। 51 से 100 AQI होने पर संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम माना जाता है और अगर किसी जगह का AQI 201 से 300 के बीच है तो उस क्षेत्र का AQI खराब माना जाता है। अगर AQI 301 से 400 के बीच हो तो बहुत खराब और 401 से 500 के बीच AQI होने पर गंभीर श्रेणी में माना जाता है। वहीं दिल्ली मेट्रो ने त्योहारी सीजन और दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए अतिरिक्त ट्रेन चलाने की भी घोषणा की है। साथ ही भीड़ भाड़ और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए लोगों को सार्वजनिक परिवहन चुनने की अपील की है। दिल्ली मेट्रो ने कहा कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान GRAP के हिस्से के रूप में जब भी स्टेज 2 लागू होगा, DMRC सभी लाइनों पर सोमवार से शुक्रवार तक प्रतिदिन 40 अतिरिक्त मेट्रो ट्रिप शुरू करेगा। तो वहीं अगर ग्रैप स्टेज 3 या उससे ज्यादा लागू होता है तो 60 अतिरिक्त ट्रिप प्रतिदिन चलाई जाएंगी। दिल्ली मेट्रो ने निर्देश जारी करते हुए यह भी कहा कि त्योहारी सीजन में अक्सर ट्रैफिक बढ़ जाता है, जिससे सड़कों पर भीड़ भाड़ बढ़ जाती है और यात्रा का समय बढ़ जाता है। सार्वजनिक परिवहन का विकल्प चुनकर लोग सड़कों पर वाहनों की संख्या कम करने, भीड़ भाड़ कम करने और सभी के लिए यात्रा को आसान बनाने में मदद कर सकते हैं। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला दिल्ली सरकार को लेकर सीधा निशाना उन्होंने साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने यमुना नदी की सफाई का सारा पैसा विज्ञापनों पर खर्च कर दिया है। यमुना जी का पानी है ये यमुना जी का पानी ये पॉइजन बन चुका है। 2025 तक मैं साफ कर दूंगा यमुना जी को, ये दावा अरविंद केजरीवाल ने किया था, आम आदमी पार्टी ने किया था। पहले 2020 का बोला था, अब 2025 का। और अब छठ पूजा से पहले अगर ये स्थिति है यमुना जी की, सोचिए अगर हमारे देश की और हमारे दिल्ली की महिलाएं यहाँ पर छठ पूजा पे आएंगी तो उनको कितनी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। ये यमुना नदी इसलिए पोल्यूटेड हुई है क्योंकि जो 6,500-7 हजार करोड़ रुपए दिए गए थे यमुना की सफाई के लिए, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने उसको विज्ञापन पर लगा दिया, अपने ऊपर खर्च कर दिए सारे पैसे। आज मेरा केवल एक ही दावा है, एक ही चुनौती है कि अरविंद केजरीवाल, अभी यहाँ पे सारी देश की मीडिया खड़ी है, आ जाए अरविंद केजरीवाल, आतिशी जी, सारे उनके नेतागण, गोपाल राय जी, और बताए कि 2025 में ये डुबकी लगाने लायक है या नहीं है। क्योंकि उन्होंने कहा था 25 में मैं डुबकी लगाऊंगा और नहीं लगा पाया तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, चुनाव नहीं उसमें पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। तो मुझे लगता है आज अरविंद केजरीवाल को अपनी बातों पर खरा उतरना चाहिए। और वहीं बीजेपी सांसद हर्ष मल्होत्रा ने यमुना नदी में प्रदूषण को लेकर आप पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने आप सरकार पर 3,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। यमुना जी में यहां पर कालिंदी कुंज में 0 ऑक्सीजन लेवल है और 0 ऑक्सीजन लेवल का मतलब हो गया यमुना जी मृत प्राय हैं। इसमें ह्यूमन बीइंग तो छोड़िए, जो यमुना जी के अंदर मछली या जल के जीव हैं उनके लिए भी ये घातक है, उनके लिए भी ये लीथल है। मतलब अगर वो ये वाला पानी उनके अंदर जाएगा तो उनको भी बीमारी होगी, वो भी मरने के कगार पे जाएंगे। और यमुना जी में जो 18 बड़े नाले और कुल मिलाकर के 32 छोटे बड़े नाले, जिसकी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की थी, केजरीवाल सरकार की थी, जिस बात के लिए इन्होंने 3,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से इनको मिले यमुना जी की स्वच्छता के लिए, जो बड़े नाले इसमें गिरते हैं, यमुना जी में आते हैं, उनके मुहाने पर बड़े ट्रीटमेंट प्लांट, CTP प्लांट्स लगने चाहिए थे। वो 3,000 करोड़ रुपए भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े। तो आप सोचिए, इसके ऊपर आम आदमी पार्टी की सरकार ने, केजरीवाल साहब की सरकार ने एक पत्ता भी नहीं हिलाया है और वो 3,000 करोड़ रुपए का हिसाब भी ये दे नहीं रहे हैं क्योंकि वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है। और वहीं दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर कांग्रेस नेता अभिषेक दत्त ने भी दिल्ली सरकार से 10 सालों का हिसाब मांगा है। उन्होंने पूछा कि दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पिछले 10 सालों में गोपाल राय और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने क्या किया है। बातें घिसी बेटी बयान और वही 10 साल से चलती आ रही बहानेबाजी। गोपाल राय जी हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, मुझे ये समझ नहीं आता कि पिछले 10 साल में इन्होंने दिल्ली में एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए क्या कार्य करे हैं। 2013 में दिल्ली में एयर पोल्यूशन नहीं हुआ करता था। ऐसा क्या हो गया कि 2013 से लेकर 2024 तक
दिल्ली के अंदर गवर्नेंस भी वेरी पुअर हो गई, एडमिनिस्ट्रेशन भी वेरी पुअर हो गई, और दिल्ली का जो माहौल है स्पेशली एयर पोल्यूशन से रिलेटेड वो भी फ्रॉम वेरी पुअर टू पैथेटिक पर पहुंच जाता है। दिल्ली के लोग सांस नहीं ले पाते, और ये लोग इस समय आएंगे, ड्रामा करेंगे कि हमने हॉटस्पॉट लगा दिए, हमने अखबार में ऐड दे दी, हमने वादे किए थे। केजरीवाल जी की पुरानी स्पीचेस को हर गली में चलाना चाहिए। किस तरीके से केजरीवाल जी कहते थे मुझे 2 साल दो, मैं यमुना को साफ करके अंदर डुबकी मारूंगा। डुबकी तो दूर, वो यमुना के आसपास भी नहीं दिखाई दे सकते, और अब फिर से बड़ी बातें करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज राजस्थान के 1 दिवसीय दौरे पर हैं और इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति ने राजस्थान के सीकर में शोभा सरिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के रजत जयंती वार्षिक समारोह में शिरकत की। साथ ही उपराष्ट्रपति ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम की अध्यक्षता भी की है। आज हालात बहुत बेहतर हैं। तब के हालात का वर्णन नहीं करना चाहता, पर आज के हालात हैं कि कानून के सामने सबकी समानता है। पैट्रोनेज इज नो लॉन्गर अ पासवर्ड टू कॉन्ट्रैक्ट और अ जॉब। देयर इज रूल ऑफ मेरिटोक्रेसी। प्रिविलेज पेडिग्री हैज यील्डेड टू मेरिट। और आज का जो शासन है वो पारदर्शिता का है, उत्तरदायित्व का है। इसमें भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं है। टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अब बिहार की, जहां गया में जन स्वराज पार्टी की एक बैठक में जमकर हंगामा हुआ। इस बैठक में पार्टी कार्यकर्ता ही आपस में भिड़ गए और तोड़फोड़ पर उतर आए। दरअसल प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज की ओर से विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन को लेकर ये बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में बेलागंज विधानसभा सीट से मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देने की घोषणा पर विवाद हो गया। टिकट के दावेदारों के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। प्रशांत किशोर ने कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन वो नहीं माने। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात अब उत्तर प्रदेश के बहराइच की, जहां महाराजगंज कस्बे में दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन के समय विवाद शुरू हुआ था। वहां सड़क किनारे बने घरों को पीडब्ल्यूडी ने पहले ही नोटिस देकर उनसे जवाब मांगा था। आपको बता दें कि नोटिस दिए गए घरों में बहराइच हिंसा में आरोपी अब्दुल हमीद का घर भी शामिल है। सड़क चौड़ीकरण और तिराहे पर दुर्घटना होने के कारण रोड एंक्रोचमेंट में आ रहे मकानों को इससे पहले ही भी नोटिस दिया गया था। एक बार फिर बीते 17 अक्टूबर को नोटिस जारी कर 3 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया, जिसके बाद विभाग घर गिराने की कार्रवाई कर सकता है। ये इस समय हम महाराजगंज बाजार में खड़े हैं महसी के, जहाँ पर दंगा हुआ था। ये वही घर है जहाँ पर नोटिसें चस्पा की गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 27 घरों को जो है पीडब्ल्यूडी द्वारा नोटिस जारी की गई है। इनको कभी भी गिराया जा सकता है। 3 दिन का मात्र समय दिया गया है, जिसमें आज 1.5 दिन बीत चुके हैं। 1.5 दिन का ही समय बचा है, जिसमें कल से परसों के बीच में इसको डिमोलिश करने की पूरी कार्रवाई की संभावनाएं हैं। हर नाके को सील कर रखा गया है, सब बैरिकेडिंग कर दी गई है, फोर्स भी बढ़ा दी गई है। यहाँ पर आवागमन फिलहाल बहाल नज़र तो आता है, लेकिन उसे अभी संपूर्ण बहाली नहीं कहा जा सकता है। यहाँ पर रहने वाले जिनके घरों में नोटिसें हैं, वहाँ पर ज़्यादातर ताले लगे हुए अभी देखे जा रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ लोग हैं वो अपने घरों को या दुकानों के सामान को खाली करने में मशगूल दिखाई देते हैं। जयचंद सोनी, दूरदर्शन। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर लखनऊ में बैठक चल रही है। इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य समेत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और प्रदेश संगठन के महामंत्री धर्मपाल सिंह मौजूद हैं। वहीं बैठक में जिलों के भाजपा प्रभारी और मंत्रीगण को भी बुलाया गया। प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल, कपिल देव अग्रवाल भी बैठक में हिस्सा ले रहे हैं।
इस बैठक में प्रभारी मंत्रियों को सीट जुटाने की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सदस्यता अभियान 2024 के अंतर्गत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा के सक्रिय सदस्य बने। बता दें, भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में सदस्यता अभियान चला रही है। भाजपा के दूसरे चरण का सदस्यता अभियान पूरा हो चुका है। वहीं बात अब महाराष्ट्र के, जहां विधानसभा चुनाव की सीटों के बंटवारे को लेकर महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच चर्चाओं का दौर जारी है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और सीटों के बंटवारे को लेकर महायुति में मंथन जारी है। इसके लिए राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और दोनों उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार कल रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुंचे। तो वहीं दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी में सीटों के बंटवारे के लिए चर्चाओं का दौर जारी है। भले ही महाविकास अघाड़ी के नेता ये कह रहे हैं कि सीटों का बंटवारा अंतिम चरण में है, लेकिन महाविकास अघाड़ी के नेताओं में भी सीट बंटवारे को लेकर खींचतान नजर आ रही है। इसी बीच शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे ने पार्टी के नेता संजय राउत के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाते हुए कहा कि महाराष्ट्र कांग्रेस सीट बंटवारे में सक्षम नहीं है, इसलिए संभावना है कि माविया सीट आवंटन में थोड़ा वक्त लगेगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले की, जहां करोड़ों के भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। यहां हाईवे पर एंट्री के नाम पर हर ओवरलोड वाहन से 5-5 हजार की अवैध वसूली की जाती थी। इस मामले में एंटी करप्शन टीम ने 7 अवैध वसूली करने वाले आरोपियों को जेल भी भेज दिया है, जो पुलिस, माइनिंग और परिवहन विभाग के एजेंट बनकर हाईवे पर खड़े रहते थे। इस अवैध उगाही से राजस्व को हर महीने करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा था। दरअसल यहां हर रोज 15 से 20 लाख से ज्यादा की अवैध वसूली की जा रही थी। मामले में पुलिस अधीक्षक ने एसआईटी गठित कर पूरे मामले में जांच के बाद वसूली गैंग पर कार्रवाई की बात कही है। पहले भी ओवरलोडिंग के खिलाफ कार्रवाई हुई है और लगातार चलती रहती है। इस प्रकार की जो शिकायत आई है उसकी गंभीरता से जांच कराई जा रही है। पार्षदों के विरुद्ध पहले भी गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई मैंने कराया है और उन्हें चिन्हित करेंगे। अगर कोई नया गैंग सक्रिय हुआ है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। जो दूसरे विभागों का नाम आ रहा है उनके लिए भी एक नई एसआईटी बनाई जा रही है ताकि इस पूरे प्रकरण की गहराई से हम लोग जांच कर कड़ी कार्रवाई कर सकें। वहीं मथुरा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 10 दिवसीय अखिल भारतीय कार्यकारिणी की बैठक आज से शुरू होने जा रही है और इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए सर संघ संचालक मोहन भागवत आज शाम मथुरा पहुंचेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं। इस बैठक के जरिए 25 और 26 अक्टूबर को संगठन के विस्तार समेत कई अन्य बिंदुओं पर अहम फैसले भी लिए जाने की उम्मीद है। इस बैठक का आयोजन भाजपा के प्रेरणा स्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मस्थली नगला चंद्रभान के पास परखम में किया गया है, जिसमें संघ से जुड़े 46 प्रांतों के 400 पदाधिकारी और कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। इसमें प्रांतों के प्रचारक, सह संचालक, संघ संचालक, कार्यवाहक और सह कार्यवाहक शामिल हैं। वहीं बैठक को लेकर कार्यकर्ता समेत तमाम पदाधिकारी काफी उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। वहीं 20 अक्टूबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय विज्ञान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र में स्वयंसेवक संघ का पूर्ण गणवेश योग कार्यक्रम किया जाएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पड़ोसी देशों में हिंदुओं के खिलाफ मानवाधिकारों के उल्लंघन पर वैश्विक चुप्पी को लेकर चिंता जाहिर की है। उपराष्ट्रपति ने ये बात शुक्रवार को नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्थापना दिवस समारोह पर कही। उन्होंने पीड़ित हिंदुओं पर हो रही बर्बरता, क्रूरता और यातना पर चिंता जताते हुए कहा कि देशों का ऐसे गंभीर अपराधों के प्रति बहुत अधिक सहिष्णु होना किसी भी तरह उचित नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा कि जिन शरणार्थियों को अपने और अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत आना पड़ा, उन्हें भी विरोध का सामना करना पड़ा। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा मानवाधिकारों के संरक्षक के रूप में बेहतरीन भूमिका निभाई है। उपराष्ट्रपति ने बांग्लादेश में
हिंदुओं की दुर्दशा पर मानवाधिकारों के संरक्षकों की गहरी चुप्पी को सबसे अधिक निराशाजनक बताया और कहा कि वो लोग पूरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं, जो खुद को मानवाधिकारों का संरक्षक तो मानते हैं, लेकिन वो मानवाधिकारों के लिए पूरी तरह प्रतिकूल है। यहाँ तक कि महिलाओं और बच्चों के प्रति बर्बरता और दर्दनाक यातना के दृश्य सभी के सामने हैं। हिंदू धार्मिक स्थलों को भी अपवित्र और खंडित किया जा रहा है। कई देशों में हिंदुओं की जनसंख्या हाशिए पर आने को लेकर भी उन्होंने चिंता जताई और कहा कि इतिहास गवाह है कि इस विषय को अनदेखा करने पर कई राष्ट्रों ने अपनी पहचान तक को खो दिया। भारत की भूमिका को मानवाधिकारों के प्रति बेजोड़ बताते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया भर में जब अल्पसंख्यकों और समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों के संरक्षण की बात आती है तो भारत अग्रणी भूमिका निभाता है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि देश के अंदर और बाहर ऐसी खतरनाक ताकतें हैं जो भारत को कलंकित करना चाहती हैं। उन्होंने ऐसे प्रयासों को बेअसर करने के लिए प्रतिघात करने का आह्वान किया। साथ ही धनखड़ ने कहा कि किसी भी देश को भारत को मानवाधिकारों पर उपदेश या व्याख्यान देने की आवश्यकता नहीं है। दरअसल साल 1951 में वर्तमान बांग्लादेश वाले क्षेत्र में 76% मुस्लिम थे और 22% हिंदू थे, जबकि 1974 तक हिंदू आबादी 10% कम हो गई और मुस्लिम आबादी 10% बढ़ गई। जबकि साल 2022 में बांग्लादेश में मुस्लिम जनसंख्या 91% हो गई और हिंदू जनसंख्या घटकर 7.9% ही रह गई। हिंदू अमेरिकन संस्था की रिपोर्ट के मुताबिक साल 1964 और 2013 के बीच 1 करोड़ से ज्यादा हिंदू धार्मिक उत्पीड़न के कारण बांग्लादेश से भागे। इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि लगभग 2 लाख से ज्यादा हिंदू हर साल बांग्लादेश छोड़ रहे हैं। तो वहीं DW की एक रिपोर्ट के अनुसार 2000 से 2010 के बीच बांग्लादेश की आबादी से 10 लाख हिंदू गायब हो गए, जिनका जिक्र कहीं नहीं किया गया। रिलीजियस रेडिकल्स एंड सिक्योरिटी इन साउथ एशिया के मुताबिक साल 1964 से 1971 के बीच 17 लाख हिंदुओं ने बांग्लादेश छोड़ा और साल 1971 से 1999 के बीच 36 लाख हिंदुओं ने बांग्लादेश छोड़ा। वहीं बात करें बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों की स्थिति की, तो साल 2022 में हिंदू अल्पसंख्यक संगठनों ने दावा किया कि देश भर में लगभग 300 से ज्यादा मंदिरों पर हमले हुए, लेकिन बांग्लादेश में इस साल तख्तापलट के बाद हिंदू मंदिरों और अल्पसंख्यक हिंदू समुदायों पर बड़े पैमाने पर हमले हुए। मंदिरों पर बड़ी संख्या में हमले दर्ज किए गए और पूजा स्थलों और घरों को भी निशाना बनाया गया, जिनमें आगजनी, लूटपाट और मूर्तियों को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं शामिल थीं। 5 अगस्त से 20 अगस्त तक मात्र 15 दिनों में 912 से अधिक हमले और लूटपाट की घटनाएं रिपोर्ट की गई। इनके अलावा इस्कॉन मंदिरों पर विशेष रूप से हिंसक हमले हुए, तोड़फोड़ और लूटपाट की गई। बांग्लादेश में गरीबी को लेकर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के गरीबी और ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव की तरफ से संयुक्त रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में जारी आंकड़े बांग्लादेश में गरीबी की एक गंभीर तस्वीर पेश कर रहे हैं। नए आंकड़ों के अनुसार बांग्लादेश में लगभग 4.17 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं, जिनमें से 6.5% आबादी गरीबी की गंभीर परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। इस रिपोर्ट को वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 संघर्ष के बीच गरीबी शीर्षक के नाम से जारी किया गया। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि बांग्लादेश के लोगों का खराब जीवन स्तर, शिक्षा और स्वास्थ्य कारक गरीबी दर के लिए जिम्मेदार है। करीमगंज जिले में अवैध घुसपैठियों को रोकने के मामले में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने असम पुलिस की सराहना की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी साझा करते हुए लिखा, करीमगंज जिले में बांग्लादेश के एक अवैध घुसपैठिए मोहम्मद आरिफ को पकड़ा गया था और असम पुलिस द्वारा सीमा पार भेज दिया गया। हमारे कर्मी पूरी तरह से इंडो बांग्लादेश सीमा में इस तरह के घुसपैठ प्रयासों को विफल करने के लिए पूरी तरह से सतर्क हैं।
उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार में खनन और परिवहन विभाग का जिम्मा संभालने वाले पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की लखनऊ स्थित 4 बेनामी संपत्तियों को आयकर विभाग जब्त करेगा। आयकर विभाग की बेनामी संपत्ति निषेध इकाई कार्रवाई करेगी। विभाग की बेनामी संपत्ति निषेध इकाई ने इन संपत्तियों की खरीद फरोख्त पर रोक लगाने का गोपनीय पत्र भेजा। जांच में साफ हो चुका है कि ये संपत्तियां गायत्री ने खनन घोटाले की काली कमाई से अपने कुछ करीबियों के नाम पर खरीदी थीं। ये संपत्तियां 2018 और 2019 में गायत्री के जेल में रहने के दौरान उनके करीबियों के नाम पर खरीदी गई थी। गायत्री प्रजापति की ये संपत्तियां गोमती नगर के खरगापुर, मोहनलालगंज और आशियाना इलाके में स्थित है। इनकी वर्तमान बाजार कीमत 10 करोड़ रुपए से अधिक है। वहीं उत्तर प्रदेश के मऊ में घोसी लोकसभा संसदीय क्षेत्र में सपा सांसद राजीव राय पर डॉक्टर से दुर्व्यवहार करने का मामला सामने आया है। जिला चिकित्सालय के डॉक्टर से दुर्व्यवहार करने और सरकारी काम में बाधा समेत अन्य धाराओं में सपा सांसद पर केस दर्ज किया गया। ये मुकदमा थाना सरायल खसी में दर्ज हुआ है। तहरीर देने वाले डॉक्टर सौरभ त्रिपाठी ने तहरीर में बताया कि घोसी सांसद राजीव राय 10 से 15 लोगों के साथ उनके चैम्बर में आए और उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी की। इस संबंध में सीओ सिटी अंजनी कुमार पांडे ने बताया कि जिला चिकित्सालय के डॉक्टर की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। थाना सराय लखनसी जनपद मऊ में मुकदमा दर्ज करने हेतु एक तहरीर डॉक्टर सौरभ त्रिपाठी जो जिला चिकित्सालय में नियुक्त हैं उनके द्वारा दिया गया है। इसमें उन्होंने कतिपय तथ्यों का उल्लेख किया है, जिसमें माननीय सांसद एवं उनके साथ 10 से 15 लोगों के द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार, अभद्र भाषा का प्रयोग, मान अपमान करना एवं सरकारी कार्य में बाधा डालने जैसे अन्य भी तथ्य जो है कि उल्लिखित हैं, जिनके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। और वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी 3 देशों की यात्रा के अंतिम पड़ाव में मलावी के दौरे पर है और अपनी यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति श्री राधा कृष्ण मंदिर में पूजा अर्चना उन्होंने की। इसके बाद राष्ट्रपति का मलावी झील में नाव की सवारी करने का भी कार्यक्रम है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति आज अपनी 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा संपन्न कर स्वदेश के लिए रवाना होंगी। तो राष्ट्रपति के मलावी दौरे का आज अंतिम दिन है और आज उन्होंने राधा कृष्ण मंदिर में पूजा अर्चना की और उस दौरान की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा के बाद अब आज वो स्वदेश वापसी करेंगी और फिलहाल ये तस्वीरें आपको वहां की दिखा रहे हैं। और खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज़ पर यूं ही लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।